तो आज के विषय में हमारी जो चर्चाएं होने वाली हैं वो उपसौर और अपसौर के बारे में आज जानने वाले हैं हम। देखिए, इसके पहले वाली क्लास में यदि आप देखें तो हमने आपको पढ़ा दिया है ज्योग्राफी के इंट्रोडक्शन वाले पार्ट को। साथ ही साथ यदि आप देखें तो हमने आपको ग्रहों के बारे में बता दिया है और उपग्रहों के बारे में हमने आपको बता दिया है, और जो भी अन्य संबंधित चीजें थी यानी ज्योग्राफी से रिलेटेड वो सारी बातें हमने आप तक पहुंचा दिया है, यानी कि आपको हमने बता दिया है। जिन लोगों ने अभी तक पहली और दूसरी वाली क्लास को नहीं देखा हुआ है वे लोग क्या करेंगे, पहली और दूसरी क्लास को जरूर देख लेंगे। इस क्लास को देखने के बाद आइए हम समझते हैं उपसौर की स्थिति क्या होती है और अपसौर की स्थिति में क्या होता है। देखिए, उपसौर की बात करते हैं तो इसे अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, इसे अंग्रेजी में कहा जाता है पेरिहेलियन कहा जाता है। और उपसौर की स्थिति में ये होता है कि जब क्या होता है कि पृथ्वी जो होती है, जब क्या होता है पृथ्वी जो होती है सूर्य के काफी ज्यादा नजदीक आ जाती है, यानी कि सूर्य के नजदीक आ जाती है, तब इस स्थिति को क्या कहा जाता है, उपसौर कहा जाता है। तो ध्यान रखना कि जब क्या होता है कि पृथ्वी जो है सूर्य के काफी ज्यादा नजदीक आ जाती है तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है, इस स्थिति को कहा जाता है उपसौर कहा जाता है। और ऐसी कौन सी वो डेट होती है या ऐसा कौन सा दिन होता है जिस दिन पृथ्वी जो होती है सूर्य के काफी ज्यादा नजदीक आ जाती है। तो ऐसी बात करते हैं तो ऐसी स्थिति 3 जनवरी को होती है। तो 3 जनवरी बीत चुका हुआ है, 3 जनवरी बीत चुका हुआ है, तो 3 जनवरी को ऐसा हुआ था। ये बातें आप ध्यान रखिएगा कि 3 जनवरी को क्या हुआ था, उपसौर की स्थिति आई हुई थी। आइए अब बात कर लेते हैं अपसौर के बारे में, यानी कि जिसे क्या बोला जाता है, अपहेलियन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इसे अपहेलियन बोला जाता है। ध्यान रखिएगा, देखिए उपसौर का मतलब हो जाता है, उप मतलब कह सकते हैं बिल्कुल नजदीक आना, आप ऐसे समझ लीजिए। अप मतलब थोड़ा सा दूर जाना, ऐसे याद कर लीजिए, ठीक है। तो अपसौर में क्या हो जाएगा, जब पृथ्वी जो होगी सूर्य से काफी ज्यादा दूरी पर चली जाएगी, यानी कि अधिकतम दूरी पर चली जाएगी, तब इस स्थिति को क्या कहा जाएगा, तब इस स्थिति को कहा जाएगा अपसौर कहा जाएगा, यानी कि अपहेलियन कहा जाएगा। तो ध्यान रखिएगा अपहेलियन की स्थिति कब बनती है, जब क्या होता है कि पृथ्वी जो होती है सूर्य से काफी दूर पर चली जाती है, तब कौन सी स्थिति बनती है दोस्तों, तब बनती है स्थिति एक तरह से अपहेलियन की बनती है। जब क्या होता है पृथ्वी सूर्य से काफी नजदीक आ जाती है, तब कौन सी स्थिति होती है, पेरिहेलियन होती है। और ये स्थिति कब होती है, पेरिहेलियन की बात करते हैं, उपसौर की बात करते हैं तो 3 जनवरी को ऐसा होता है। और अगर आप देखें तो अपहेलियन की स्थिति कब होती है, तो 4 जुलाई को ऐसा होता है। तो ध्यान रखिएगा, अब जो आने वाली 4 जुलाई है ना, 4 जुलाई को ध्यान रखिएगा, 4 जुलाई वाला जो दिन होगा ये कौन सा दिन होगा, अपहेलियन वाला होगा। तो दोस्तों मैंने आपको उपसौर के बारे में बता दिया और अपसौर के बारे में बता दिया, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये है माना कि सूर्य है, चलो रहने देते हैं, आप समझ ही गए हो। चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं। अब हम बात करते हैं ग्रहों में मंगल ग्रह के बारे में बात कर लेते हैं। तो मंगल ग्रह के बारे में यदि हम बात करते हैं तो सूर्य से चौथा एक ग्रह है। तो अगर आप देखें क्रम के हिसाब से तो यह चौथा ग्रह है, और रात के आकाश में इसकी लाल रंग की उपस्थिति के कारण क्या होता है कि ये ज्यादा चमकता है, या चमकने की वजह से इसे क्या कहा जाता है, लाल ग्रह कहा जाता है। तो ध्यान रखना, रात के आकाश में इसकी जो होती है लाल रंग की उपस्थिति, मतलब लाल रंग की उपस्थिति ज्यादा देखने मिलती है, रेड कलर को ज्यादा देखने मिलता है, और जिसके कारण क्या होता है, इस ग्रह को क्या कहा जाता है, लाल ग्रह कहा जाता है, यानी कि रेड प्लैनेट भी कहा जाता है। इसका एक पतला वातावरण है, इसका अगर एनवायरमेंट आप देखते हैं तो एक पतला वातावरण है, और इसकी खास बात यह है कि जो ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड से बना हुआ है। तो दूसरी बात करते हैं तो ये कैसे बना हुआ है, CO2 गैस से बना हुआ है। दूसरी बात करते हैं इसे सौर विकिरण से बचाने के लिए कोई भी चुंबकीय क्षेत्र नहीं है। तो इसे सौर विकिरण से बचाने के लिए किसी भी तरह से अगर आप देखें तो यहाँ पर मैग्नेटिक क्षेत्र नहीं है। मंगल ग्रह के 2 छोटे चंद्रमा है, यानी कि उपग्रह की बात करते हैं, एक फोबोस है और दूसरा डिमोस है। तो ध्यान रखिएगा मंगल ग्रह के पास 2 उपग्रह, आपके एग्जामिनेशन में यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि मंगल ग्रह के पास कितने उपग्रह हैं, तो 2 उपग्रह हैं, जिसमें अगर आप देखें तो डिमोस जो है सबसे छोटा उपग्रह है। तो ध्यान रखिएगा डिमोस जो है सबसे छोटा उपग्रह है। तो सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है, तो सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह यदि आप देखते हैं तो डिमोस है। आपके एग्जामिनेशन में यहां से प्रश्न बन जाता है, जो अनियमित आकार के हैं और क्षुद्र ग्रहों पर
क्षुद्र ग्रहों पर कब्जा कर सकते हैं। तो इतना आपको नहीं ध्यान रखना है, बस इतना याद रखना है कि मंगल ग्रह पर दो उपग्रह, सॉरी मंगल ग्रह के पास दो उपग्रह हैं जिनका नेम है, एक तो है फोबोस और दूसरा है डीमोस की बात करते हैं। डीमोस की खास बात यह है दोस्तों कि डीमोस की खास बात यह है कि अगर आप देखें इसके बारे में तो ये जो है पूरे सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। अगर आपके एग्जामिनेशन में ये पूछा जाता है कि पूरे सौर मंडल की बात करता है, ठीक है, पूरे सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे, डीमोस के बारे में बताएंगे। याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं सौर मंडल में इस ग्रह का सबसे बड़ा ज्वालामुखी, ठीक है, इस ग्रह का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपस मॉन्स, और सबसे लंबी घाटी जो है वो है वेलिस मेरिनेस है, ठीक है। तो इसका नेम भी याद रखिएगा। यहाँ का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है, ओलंपस मॉन्स है, और सबसे लंबी घाटी जो है दोस्तों वो है वेलिस मेरिनेस की बात करते हैं। इसका नेम भी याद रखना चाहें तो रख सकते हैं, क्योंकि आपके सीटेड में कहीं ना कहीं यहां से प्रश्न बन सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं मंगल पर पानी और कार्बन डाइऑक्साइड से बनी ध्रुवीय बर्फ की टोपियां पाई जाती हैं, जो ग्रहों के या ग्रह के मौसम के साथ क्या रहती हैं, फैलती और सिकुड़ती रहती हैं। तो ध्यान रखिएगा, मंगल ग्रह की खास बात यह भी है कि यहाँ पानी और कार्बन डाइऑक्साइड से बनी ध्रुवीय बर्फ की टोपियां पाई जाती हैं, या कह सकते हैं पट्टियां पाई जाती हैं, जो मौसम के अनुसार क्या होती हैं, इस ग्रह पर फैलती रहती हैं और सिकुड़ती रहती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, इसका नाम अगर आप देखते हैं तो युद्ध के रोमन देवता के नाम पर रखा गया है। तो इसका जो नाम रखा गया है मंगल, वो युद्ध के रोमन देवता के नाम पर रखा गया है। संभवतः इसके रक्त के समान दिखने वाले लाल रंग के कारण इसका नाम रखा गया है मंगल ग्रह रखा गया है। मंगल कई अंतरिक्ष एजेंसियों के लिए अन्वेषण का लक्ष्य रहा, हमेशा से ही कहीं ना कहीं इस पे खोज चलता रहा है, जिसमें कई मिशन पहले भी पूरे हो चुके हैं और भविष्य में भी योजनाएं बद्ध हैं, यानी कि भविष्य के लिए भी कहीं ना कहीं योजनाएं बद्ध हैं। देखिए बताया जाता है कि यहाँ पर अगर आप देखें तो आयरन मतलब जो लोहा होता है ना, उसकी जब जंग लग जाता है ना तो वो लाल कलर का हो जाता है। तो इसकी सतह जो है उसी कह सकते हैं आयरन की भी कुछ चीजें पाई जाती हैं, ये भी बताया गया है कई किताबों में, जिसके वजह से इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। और इसका नाम तो आप जान ही लिए हैं कि इसका नाम रोमन के युद्ध के देवता के नाम पर भी रखा गया है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों बृहस्पति के बारे में बात कर लेते हैं। बृहस्पति की बात करते हैं तो इसे क्या कहा जाता है, जुपिटर कहा जाता है। बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। क्यों है, क्योंकि सबसे ज्यादा इसके पास उपग्रह हैं, ठीक है। तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो वो है बृहस्पति की बात करते हैं। क्यों है, क्योंकि सबसे ज्यादा इसी के पास उपग्रह है दोस्तों। और यह सूर्य से अगर आप देखते हैं तो पांचवा ग्रह है, तो सूर्य के क्रम से हिसाब से अगर आप देखते हैं तो यह पांचवा ग्रह है। यह अपने अक्ष पर सबसे अधिक और तेजी से परिक्रमा करने वाला ग्रह है। तो सब अपने अक्ष पर सबसे तेज और सबसे गति में अगर आप देखें तो परिक्रमण करने वाला या परिक्रमा करने वाला यही ग्रह है। मात्र 9 घंटे 56 मिनट में क्या होता है, अपने अक्ष पर घूर्णन कर लेता है। जैसे पृथ्वी जो होती है लट्टू की भांति क्या करती है, 23 घंटे 56 मिनट लेती है, और एक चक्कर को कंप्लीट करने में 24 घंटे की बात करती है। लेकिन अगर आप देखें तो बृहस्पति जो है केवल और केवल 9 घंटे 56 मिनट में ही अपने अक्ष पर अपने घूर्णन को पूरा कर लेता है। यह एक गैस जायंट है और इसकी कोई ठोस सतह नहीं है। इसका वातावरण ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। तो ये बातें जरूर याद रख लीजिएगा। यहाँ के एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं, तो 2 गैसें पाई जाती हैं, जैसे हाइड्रोजन की बात करते हैं और हीलियम की बात करते हैं। तो हाइड्रोजन और हीलियम की बात करें तो यहाँ पर 2 गैसें पाई जाती हैं। बृहस्पति के पास एक मजबूत चुंबकीय क्षेत्र है, यानी कि मैग्नेटिक एरिया है, जो पृथ्वी की तुलना में 20,000 गुना अधिक मजबूत है, ठीक है। तो इतना आपको नहीं याद रखना है, बस यहाँ पर आपको 2 से 3 ही बात याद रखना है कि सबसे तेजी गति से यह परिक्रमा करने वाला कौन सा ग्रह है, तो वह बृहस्पति है। केवल और केवल इसे परिक्रमा करने में केवल और केवल 9 घंटे 56 मिनट का ही समय लगता है, एक चक्कर को कंप्लीट करने में, या एक चक्कर को कंप्लीट करने में, ठीक है। यहाँ की जो एटमॉस्फेयर है या यहाँ का जो वातावरण है, यहाँ के जो वायुमंडल है, यहाँ पर यदि आप देखें तो लगभग 2 गैसें पाई जाती हैं। एक तो हाइड्रोजन की बात करते हैं या हीलियम की बात करते हैं। या आपसे पूछा जाए
कि इनका यहाँ का वायुमंडल किन गैसों से मिलकर बना हुआ है, तो आप ध्यान रख लीजिएगा हाइड्रोजन और हीलियम की ही बात की जाएगी। चलिए अब हम बात कर लेते हैं बृहस्पति के बारे में। तो बृहस्पति के पास अगर आप देखें तो कम से कम एनसीईआरटी के अनुसार बताया जाता है 80 से 92 चंद्रमा यहाँ पाए जाते हैं, यानी कि उपग्रह हैं। तो 80 से 92 की बात करते हैं, यहाँ चंद्रमा पाए जाते हैं, जिसमें से 4 बड़े गैलीलियन चंद्रमाओं के रूप में भी जाने जाते हैं। एक तो आयो, दूसरा है यूरोपा, गैनीमीड। गैनीमीड की बात करते हैं, इसका नेम है गैनीमीड की दोस्तों। ये पूरे सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। तो इसके बारे में भी लिख लेना कि पूरे सौर मंडल की बात करते हैं तो पूरे सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह की बात करते हैं। सबसे बड़ा उपग्रह की बात करते हैं तो सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा उपग्रह है दोस्तों वो है गैनीमीड। तो ध्यान रखना, गैनीमीड जो है पूरे सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। और छोटा हमने आपको बताया था, छोटा उपग्रह की बात करते हैं तो हमने आपको बताया था सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है पूरे सौर मंडल का, तो है डिमोस है। तो अगर आपसे पूछा जाता है सबसे बड़ा कौन सा है तो आप बता दीजिए गैनीमीड। अगर आपसे पूछा जाता है कि पूरे सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है, तब आप क्या बताएंगे? तब आप बताएंगे डिमोस के बारे में बताएंगे, जो कि मंगल ग्रह के पास है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, यहाँ पर एक और भी है तो ये सब याद नहीं रखना है। बृहस्पति में चट्टान और धूल के छोटे कणों से बनी एक धुंधली वलय प्रणाली है, और ग्रह के पास एक बड़ा लाल धब्बा भी है जो एक विशाल तूफान व कम से कम 400 वर्षों से उग्र हो रहा है। ठीक है, तो इतना नहीं याद रहना है। बृहस्पति का नाम देवताओं के रोमन राजा के नाम पर रखा गया, और प्राचीन रोमनों द्वारा इसे आकाश और गड़गड़ाहट का शासक भी माना गया है। तो प्राचीन रोमनों द्वारा इसे क्या माना गया है? राजा की बात करते हैं या ग्रह की बात करते हैं तो इसे आकाश और गड़गड़ाहट का शासक भी माना गया है। चलिए अब हम आगे बढ़ लेते हैं। शनि ग्रह के बारे में बात करते हैं तो शनि ग्रह की बात करते हैं तो यहाँ का सबसे बड़ा कोई उपग्रह है दोस्तों, तो वो है टाइटन है। तो लिख लीजिएगा शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटन है। या दूसरा पूरे सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह। एक बात और भी लिख सकते हैं कि पूरे सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह की बात करते हैं तो पूरे सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो पूरे सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह अगर कोई है तो वह टाइटन है, यानी कि शनि ग्रह के पास जो है। शनि ग्रह के पास यदि आप देखें तो लगभग 62 उपग्रह पाए जाएंगे, यानी कि 62 नेचुरल सैटेलाइट पाए जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, शनि सूर्य से छठा ग्रह है। अपनी विशिष्ट वलय प्रणाली के लिए भी ये जाना जाता है। शनि ग्रह हमारे सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, शनि ग्रह की बात करते हैं, अगर ग्रह की बात करते हैं तो यहाँ दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, और उपग्रह की बात करते हैं तो इसका जो टाइटन उपग्रह है वो उपग्रह में दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। ध्यान रखिएगा, सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? तो मंगल ग्रह के पास है, वो है डिमोस। सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गैनीमीड, जो कि बृहस्पति के पास है। फिर उसके बाद कौन सा उपग्रह है? तो वो है आपका टाइटन है, जो कि दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। अगर ग्रहों के संदर्भ में पूछा जाता है तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति है, क्योंकि उसके पास ज्यादा उपग्रह है। और दूसरे नंबर पर शनि है, शनि के पास फिर दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा उपग्रह है। ठीक है, तो ये बातें भी याद रखिएगा। इसके चारों ओर एक रिंग यानी कि एक वलय पाया जाएगा। यह एक गैस जॉइंट है। इसकी कोई ठोस सतह नहीं है। इसका वातावरण ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ है। तो इसका भी जो एनवायरनमेंट बना हुआ है वो कैसे बना हुआ है? हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ है। तो ध्यान रखना, इसका भी जो एक तरह से वातावरण बना हुआ हो कैसे बना हुआ है? हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं शनि के बारे में। शनि के पास एक मजबूत चुंबकीय क्षेत्र है, इसके पास भी एक मैग्नेटिक एरिया है। बृहस्पति की तुलना में लेकिन कमजोर है, फिर भी पृथ्वी की तुलना में काफी मजबूत है। इसके कम से कम 83 उपग्रह चंद्रमा है, जिसमें से सबसे बड़ा टाइटन है, और जो पूरे सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा चंद्रमा है। ये बातें हमने पहले ही लिख लिया है, तो अब लिखने की आवश्यकता नहीं है, यानी कि समझने की आवश्यकता थी तो हमने पहले ही बता दिया। नेक्स्ट बात करते हैं, इसके कम से कम ये बातें हमने पहले ही समझ लिया यहां तक। शनि के वलय जो है बर्फ और चट्टान के अनगिनत छोटे कणों से बने हैं, जो ग्रह की परिक्रमा करते हैं
वलयों की बात करते हैं, कई बड़े समूहों में विभाजित किया गया है। इसमें से अंतराल, जिसे कैसनी डिवीजन के रूप में भी जाना जाता है। ग्रह के उत्तरी ध्रुव पर एक हेक्सागोनल आकार का बादल पैटर्न है, जिसे ग्रह के वायुमंडलीय परिसंचरण के कारण माना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं सैटर्न यानी शनि का नाम जो है कृषि के रोमन देवता के नाम पर रखा गया है और प्राचीन रोमनों द्वारा इसी समय इस फसल का शासक भी माना जाता था। ठीक है, इतना ज्यादा याद नहीं रखना है, बस मेन जितने बातें हमने बताया है बस उतना ही दिमाग में रखिए, इसी से आपका काम हो जाएगा। आइए अब हम बात कर लेते हैं अरुण के बारे में, जिसे क्या बोला जाता है, यूरेनस बोला जाता है। ठीक है, यह सातवां ग्रह हमारा है। यूरेनस ग्रह की खोज किसने किया था, तो विलियम हर्चेल ने किया था। और कब किया था, 1781 में। तो इसकी खोज किसने किया था, तो विलियम हर्चेल ने किया था। और कब किया था, 1781 में। इसे क्या कहा गया है, लेटा हुआ ग्रह भी कहा गया है। तो ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता रहता है कि आप यही बता दीजिए कि लेटा हुआ ग्रह किसे कहा गया है। तो लेटा हुआ ग्रह किसे कहा गया है दोस्तों, तो अरुण को कहा गया है, यानी कि यूरेनस को कहा गया। यूरेनस के पास लगभग अगर आप देखते हैं तो 27 उपग्रह है। यूरेनस सूर्य से 7वां ग्रह है। सूर्य के हिसाब से अगर आप चलते हैं 7वां ग्रह है। सौर मंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। तो सौर मंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे पहला ग्रह कौन सा है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह, तो वो है बृहस्पति, क्योंकि इसके पास सबसे ज्यादा उपग्रह है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ध्यान रखिएगा, फिर उसके बाद शनि आएगा। शनि के पास भी इसके बाद उपग्रह है। और तीसरे नंबर पर यदि आप देखते हैं तो तीसरे नंबर पर कौन सा आ जाएगा, अरुण आ जाएगा, क्योंकि इसके पास भी ज्यादा उपग्रह है। अगर आप इसके पास देखें तो लगभग 27 उपग्रह है। ठीक है, पृथ्वी जो है, पृथ्वी सभी ग्रहों में से अगर आप देखते हैं तो पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन संभव है। बाकी कोई भी ऐसा ग्रह अभी तक नहीं बना हुआ है जहां पर जीवन संभव है। भले कहा जा रहा है कि मंगल ग्रह पर जीवन संभव हो सकता है, लेकिन हो सकता है, दिस इज नॉट द कंफर्म पॉइंट, कह सकते हैं एक कंफर्म बिंदु नहीं है, तो फिर अभी हम कंफर्म नहीं कर सकते हैं, बस वहां पर पॉसिबिलिटी व्यक्त कर सकते हैं, संभावनाएं ऐसे कही जा रही हैं, लेकिन 100% बातें सत्य नहीं है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। यहाँ बर्फ का एक विशाल भाग है, मतलब यहाँ अगर आप देखते हैं तो बर्फ का एक विशाल भाग पाया जाएगा। इसका जो वातावरण है काफी घना है, जो ज्यादातर हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन गैसें से बना है। तो ध्यान रखना, यहाँ की एक तरह से वायुमंडल में, यहाँ के वायुमंडल में कौन कौन से गैसें पाई जाएंगी, एक तो हाइड्रोजन की बात करते हैं, दूसरी बात करते हैं हीलियम, और तीसरी बात करते हैं दोस्तों मीथेन की बात करते हैं। तो लगभग अगर आप देखें तो यहाँ पर 3 तरह की या 3 प्रकार की गैसें पाई जाती हैं, हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन। गैसों से प्रश्न बनते ही हैं, गैसों वालों आप जरूर याद रखिएगा कि किस ग्रह पर कौन कौन से किस ग्रह के वायुमंडल में कौन कौन से गैसें पाई जाएंगी। तो ध्यान रखिएगा, आपके एग्जामिनेशन में यहां से प्रश्न बन सकते हैं, या बन सकता है कि हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन कौन से वायुमंडल में पाई जाएंगे। तो ध्यान रखना, अरुण के वायुमंडल में पाई जाएंगी। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, यूरेनस के बारे में बात करते हैं। तो घूर्णन की एक झुकी हुई धुरी है, जो इसके ध्रुवों को अपनी कक्षा के भाग के दौरान क्या कर रही है, सूर्य की ओर की बात करते हैं तो इंगित करता है। इसका परिणाम जो है चरम मौसम में होता है, जो दशकों तक रहता है। तो अगर आप देखें तो इसका जो रिजल्ट है वो लगभग काफी समय तक रहता है, तो ये सब नहीं याद रहना है। इसके कम से कम 27 ज्ञात चंद्रमा है या उपग्रह है। ठीक है, जिनमें 5वां सबसे बड़ा है जो वो है मिरांड, या 5 सबसे बड़े हैं मिरांडा, और एरियल की बात करते हैं, अम्ब्रील की बात करते हैं, टाइटेनिया की बात करते हैं, ओबेरॉन की बात करते हैं। तो यहाँ पर 5 उपग्रह भी पाए जाएंगे। कहाँ पर 5 उपग्रह पाए जाएंगे, तो अरुण की बात करते हैं तो यहाँ 5 सबसे बड़े उपग्रह है। कौन कौन से हैं, एक मिरांडा है, दूसरा है एरियल है, तीसरा है उम्ब्रील है, फिर है उसके बाद टाइटेनिया है, तो ध्यान रखिएगा, और उसके बाद कौन सा है, ओबेरॉन है। ठीक है, देखिए जिस तरह से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप लोग क्या